एक कक्षा 10 के प्यारे छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो डालते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको उसका पूरा लाभ मिले। बच्चों, आज हम यहाँ पे कक्षा 10 विषय हिंदी, ठीक है, कक्षा 10 की विषय हिंदी से संबंधित एक पेपर लिए हैं जो 2025 की होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। और उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस विषय से आपको इस सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड में काफ़ी ये पेपर आपको मिले ताकि आप उसमें अच्छे मार्क ला सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अन्य बच्चों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बच्चों, कहने का मतलब ये है, आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें ताकि इसका लाभ आपको मिले और हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या पेपर को हल करना होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए बच्चों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देख सकते हैं पेपर में बच्चों कि आपको समय जो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक जो है बच्चों 70 नंबर का है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट में इसको हल करना होता है बच्चों। आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बाकी बहुत से पॉइंट दिए हैं। आपका जो ये प्रश्न पत्र है 2 भागों में बटा है। खंड आ, जिसको अभी हम पढ़ाने वाले हैं, और खंड बा। ठीक है, खंड आ जो है बहुविकल्पी है, जो 20 नंबर प्रश्नों पर आधारित है, यानी 20 विकल्पी होंगे, 20 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, और इसके ये जो इस पेपर के विकल्पी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपके सामने है बच्चों। ठीक है, बहुत अति सुंदर प्रश्न है बच्चों और इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, ये कहता है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं। ठीक है बच्चों, शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं और कहता है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। देखिए, कोई पेपर में जब हम प्रश्न हल करेंगे बच्चों तो पहले बात इसी का ध्यान रखना है कि हमको बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें छिपी होती है जिसे इसमें नहीं शब्द छिपा है और हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। जिसे हाईलाइट विकल्प होता है, जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, सभी बच्चों की नज़र तुरंत इस पर जाएगी और टिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक नंबर गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, नहीं लिखा है तो इस बात को ध्यान रखना है कि नहीं है, तो नहीं के आधार पे आपको इसको हल करना है। तो लिखा है शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग के लेखक नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद हैं बच्चों। ठीक, प्रेमचंद हैं बच्चों, और रामचंद्र शुक्ल भी हैं, ये भी हैं, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यही विकल्प सही होगा क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो शुक्ल युग यानी छायावादी युग के लेखक नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। यानी कि जो प्रश्न था शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है आपको, विकल्प नंबर दूसरा आपके सामने है बच्चों। ठीक है, विकल्प नंबर दूसरा आपके सामने है। ये कहता है बच्चों, पूस की रात के लेखक हैं। पूस की रात यह है कहानी है बच्चों। ठीक है, पूस की रात यह कहानी है और इस कहानी के रचनाकार कौन है, इनकी बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे इस बात पर, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे कौन हो सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद है तो ये नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद नहीं है। इसके बाद है प्रेमचंद, हाँ यही राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, पूस की रात जो कहानी लिखने वाले लेखक हैं, ठीक है, रचयिता हैं, कहानी को लिखने वाले रचयिता, ठीक है, वो आपके कौन हैं, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, प्रेमचंद जी इसके रचयिता हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है बच्चों, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं। फिर लिखा है बच्चों, तीसरा विकल्प है, बहुत सुंदर विकल्प है। लिखा है सिंदूर की होली। यह है क्या है बच्चों, नाटक है। सिंदूर की होली जो है नाटक है और इसके नाटककार पूछ रहा है कौन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, यही पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, इस सिंदूर की होली के नाटककार कौन है पूछ रहा है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये नहीं है बच्चों। ठीक है, लक्ष्मी कुमार वर्मा, ये भी नहीं है बच्चों। फिर है कह रहा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, यही राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित नाटक का नाम है सिंदूर की होली। तो विकल्प यही सही होगा कि सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार हैं कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों,
कहता है रूस में 25वीं मास, ठीक है, जैसा कि सामने है बच्चों, कहता है रूस में 25वीं मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। तो सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत लिखने वाले जो राइटर हैं बच्चों, लेखक हैं, वो राहुल संकृत्यायन जी हैं, ठीक है। तो राहुल संकृत्यायन जी ही इसका विकल्प सही होंगे। बाकी आपके डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे और राम वृक्ष बेनीपुरी ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये 3 विकल्प ही नहीं होंगे। तो इसलिए राहुल संकृत्यायन जी सही हैं, क्योंकि इन्होंने ही, ठीक है, रूस में 25वीं मास का यात्रा वृत्तांत लिखा और इन्होंने एक शायरी भी लिखी है, ठीक है, जैसा कि लिखा है इन्होंने, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस तरीके से इन्होंने यात्रा वृत्तांत पर अपने कुछ भावों को प्रकट किया, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राहुल संकृत्यायन हो जाएगा। अगला है प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सुंदर है। कहता है 5 नंबर, कहता है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, ठीक है। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक जो हैं बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। बाकी इसके अतिरिक्त महादेव वर्मा जी ने भी कुछ संस्मरण लिखे हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आपके देवेंद्र सत्यार्थी ये गलत हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं होंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर होगा। माटी हो गई सोना ये संस्मरण है, इसके जो रचनाकार अर्थात लेखक जो हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विकल्प नंबर है आपका 6, बहुत ही सुंदर विकल्प है। लिखा है रीति काल को अलंकृत काल, देख रहे हैं ना बच्चों, अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, ये गलत है, ठीक है बच्चों। ध्यान देते रहेंगे, प्रश्न को कायदे से ध्यान से पढ़ेंगे। मेरा पहला यही, ठीक है, सुझाव है कि आपको यूपी बोर्ड में जब विकल्पी हल करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को केयरफुली पढ़ेंगे। कहता है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने, तो ये भी गलत है। मिश्र बंधुओं ने, यही राइट आंसर है बच्चों, मिश्र बंधुओं ने जो है, ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था, याद रखें। बाकी रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ये गलत हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, अगला है विकल्प नंबर 7 है, बहुत ही सुंदर विकल्प नंबर 7 है बच्चों, ठीक है। इसको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे से प्रश्न पढ़ें ताकि इसको समझें और इसके सही आंसर तक आप पहुँचें। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि की नहीं है, कवि देव की नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे नहीं लिखा है, इस बात का, इसी बात को हमको ध्यान देना है। तो लिखा है कविप्रिया, तो कविप्रिया है। भाव विलास भी है बच्चों, भवानी विलास ये भी है, इसका मतलब जो रस विलास है यही रचना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रीतकालीन कविदेव की रचना नहीं है, कृति माने रचना नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा रस विलास, ठीक है बच्चों, रस विलास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत सुंदर है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है भारतेंदु की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, सामाजिक चेतना का विकास ये है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये है, ठीक है। भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया था बच्चों। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ये भी है, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया। तो ये तीनों विकल्प तो हमारे हैं, और नहीं कौन सा है, राष्ट्रीयता की भावना, यही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो सही होगा बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर सही होगा वो पहला, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, यही नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है बच्चों, बहुत सुंदर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। 1943 से ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक में 7 कवि होते थे, ठीक है। तो पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, और इसके जो प्रकाशनकार थे, वो संपादनकार थे, वो कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको 60 में अज्ञेय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अज्ञेय कहीं लिखा मिल जाए तो वो समझ लेना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही हैं। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, ये सभी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विकल्प नंबर 10 है जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सुंदर है विकल्प नंबर 10, ठीक है, देख सकते हैं बच्चों। कहता है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, बहुत सुंदर जवाब है बच्चों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद गलत,
रामनाथ त्रिपाठी गलत, महादेव वर्मा गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो अति सुंदर है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये है आपका, कहता है हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, ठीक है बच्चों। हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बच्चों इसको पढ़ने से हमको किस रस की प्राप्ति होती है, इसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको हम जब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो पढ़ने में हमको हंसी आ रही है, तो हंसी किस में होता है? हास्य रस में। बाकी कक्षा 10 में 2 ही रस हैं, एक करुण रस है और एक हास्य रस है, ठीक है। तो करुण रस यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ने पर हमको दुख नहीं प्रतीत हो रहा है, हंसी आ रही है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा हास्य रस, ठीक है बच्चों। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि लिखा है जहाँ पे विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से हास नामक स्थायी भाव, ठीक है बच्चों। हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। तो यहाँ पे हास रस पैदा हो रहा है, हंसी आ रही है, ठीक है, इसलिए हास्य रस यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, विकल्प नंबर 12 बहुत सुंदर है। लिखा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो, देख लीजिए बच्चों, मानो शब्द आ गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो शब्द जो आया है, तो मानो शब्द जन जानो मन मानो मनोह जनो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। उपयुक्त 3 पंक्तियों में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। इसको आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। लिखा है जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई, ठीक है, बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ठीक है। यानी कि कहता जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बच्चों ये सोरठा छंद का उदाहरण होता है, बहुत फेमस है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोरठा, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी दोहा, रोला और कुंडलिया नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और आपके जानकारी के लिए थोड़ी बात और बता दें, आपके कक्षा 10 में सिर्फ रोला और सोरठा छंद है, बाकी दोहा और कुंडलिया है ही नहीं, तो ये दो हो ही नहीं सकते। बाकी रोला ये लग नहीं रहा किसी एंगल से, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोरठा, वो सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 1 नंबर का फिक्स है, ठीक है। उपसर्ग देख लीजिए, उपसर्ग इसको हम हिंदी में कहते हैं परफिक्स, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम परफिक्स कहते हैं। परफिक्स माने होता है जो पहले लगे, ठीक है। उपसर्ग है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग ध्यान रखना इसी बात का बच्चों नहीं हुआ है। देखो मैंने क्या बताया, वाक्य जो प्रश्न दिया होगा उसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ शब्द लगे होते हैं जिनको हम लोग लयबद्धता में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे प्रश्नों का जो आंसर होता है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखो नहीं शब्द लगा है, तो अनुकरण तो इसमें लगा है बच्चों, ठीक है, इसमें भी लगा है। अनुशासन इसमें भी लगा है। देखो अनु अलग है, शासन अलग है, 2 शब्द हैं, यानी कि उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। जैसे करण किसी का नाम हो सकता है, और अनुकरण माने किसी को जैसे किसी को फॉलो करना, यानी कि किसी के दिए गए सिद्धांतों पर चलना, उसको अनुकरण कह देते हैं। अनुशासन, शासन माने शासन करना, अनुशासन यानी कि जिसे किसी के नियमों का पालन करना, उसको अनुशासन कहते हैं, ठीक है। और अनुवाद या वाद माने बातचीत, मतलब 2 लोगों या 4 लोगों के बीच जो बातचीत हो उसको वाद कहते हैं। लेकिन अनुवाद यानी कि, ठीक है, जिसे बात को समझना कह सकते हैं, इसको अनुवाद का मतलब, ठीक है। तो या बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना अनुवाद हो जाएगा। तो जो सीधा सा सिस्टम बचा हो बच्चों, क्या बचा, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण जो शब्द है तो ये गलत है, क्योंकि ये जो इसका जब बनेगा वाक्य तो यही गलत है। कारण ये अन हो जाएगा, ठीक है, प्लस उत्तीर्ण हो जाएगा,
तो अन प्लस उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसमें विकल्प जो हमारा उपसर्ग होगा वो अन होगा, ना कि अनु। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अनुत्तीर्ण सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हम आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 15 है, बहुत सुंदर है। लिखा है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास बताओ। समास बताना नीलकंठ। तो बच्चों ये क्या कहता है, नीलकंठ अर्थात कंठ है वो कैसा है, कंठ नीला, यानी नीला कंठ है जिसका। तो कौन है, शंकर जी, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु पद में पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्यय में तो पहला पद अव्यय भाव होता है। तो ये तीन तो हो नहीं सकते, तो इसलिए बहुब्रीहि सही भी है। और दूसरी बात यहाँ यही कह रहा है कि नीलकंठ अर्थात कंठ जिसका है, नीला किसका, शंकर जी, इसलिए नीलकंठ यानी कि बहुब्रीहि समास सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है 16, कहता है बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी बादल जो शब्द है बादल उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन है, जिसमें दा लग जाए वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। ये ट्रिक है, वो याद रखो। जैसे नीरद, तो ये बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, ये भी बादल का पर्यायवाची है। जलद, ये भी बादल का पर्यायवाची है। जलज यही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जिसमें दा लग जाए वो पर्यायवाची बादल के, अब इसमें दा लगा नहीं है, इसलिए जलज जो शब्द है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे बच्चों विकल्प नंबर 16 का जो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपके सामने है, देख सकते हैं बच्चों। लिखा है युष्मद, यानी कि युष्मद का अर्थ होता है तुम। हिंदी में हम तुम कहते हैं, संस्कृत में इसको युष्मद कहते हैं। तो युष्मद सर्वनाम, ठीक है। शब्द का तृतीया एक वचन बताना है। तो बच्चों युयाम, युवाम नहीं हो सकता, तद नहीं हो सकता, ठीक है, तुभ्यम नहीं हो सकता। अर्थात इसमें त्वया जो है, त्वया शब्द तृतीया एक वचन का शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे इस बात का हम लोग। कहता आंधी आई और हम भागने लगे। तो देखो बच्चों, आंधी आई एक वाक्य यहाँ पर हो गया, दूसरा वाक्य है हम भागने लगे। ठीक है बच्चों, तो दूसरा वाक्य यहाँ हो गया। तो यानी कि पहला वाक्य जो हुआ आंधी आई, दूसरा वाक्य हुआ हम भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो बच्चों रचना के आधार पर सरल वाक्य तो है नहीं, क्योंकि सरल वाक्य में एक वाक्य होना चाहिए, नहीं है। संयुक्त वाक्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि और लगा है शब्द ना, और ना लगा होता तो संयुक्त हो जाता है। इसलिए मिश्र वाक्य है, जहाँ पे दो वाक्य जुड़े जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उनके बीच कोई जैसे शब्द या उस तरीके जोड़ने वाला वाचक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये मिश्र वाक्य है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाक्य होगा बच्चों मिश्र वाक्य होगा, ये अर्थात 18 नंबर का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर विकल्प है, बहुत सुंदर विकल्प है बच्चों, बहुत ही सुंदर विकल्प है। इसको बहुत कायदे से केयरफुली पढ़ेंगे। लिखा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य बताइए। ठीक है बच्चों, वाच्य, वाच्य कौन सा है। तो बच्चों इसमें कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प आपको दिए हैं। तो बच्चों इसमें जानते हो क्या होगा, कृतवाच्य होगा, क्योंकि जिसमें कर्ता प्रधान है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, कृतवाच्य जो कर्मवाच्य में होता है कर्म प्रधान होता है, तो हो है ही नहीं। यहाँ पे भाववाच्य में भाव प्रधान होता नहीं है, लेकिन कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, तो कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, तो जो इसमें महात्मा बुद्ध हैं वो क्या हैं, कर्ता हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध की प्रधानता इस वाक्य में है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे आपका विकल्प नंबर 20 है बच्चों, बहुत सुंदर है। वो कहता है, बहुत ही सुंदर है कहता वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक जो पद है का व्याकरणीय परिचय बताओ, व्याकरण बताओ इसका क्या होगा। तो ये संज्ञा नहीं है, नाम है नहीं। ठीक है बच्चों, अचानक शब्द संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को, जैसे रमेश, गणेश, महेश, सुरेश, दिनेश, ठीक है, मीरा, इस तरीके से जो नाम होते हैं, कुर्सी, मेज, बेड, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। लेकिन ये नाम नहीं है, दिल्ली आगरा सब नाउन है, तो नाम है नहीं तो संज्ञा है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वनाम, जैसे वह शब्द है तो ये वह तो सर्वनाम है, लेकिन अचानक शब्द सर्वनाम नहीं है। ठीक है, क्रिया, ये कोई काम तो कर नहीं रहा, ये भी नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता यानी चला गया, तो कहाँ गया, अचानक,
तो अचानक शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा है, अर्थात यहाँ पे क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अचानक शब्द है, अचानक शब्द का जो सही विकल्प यानी 20 नंबर का विकल्प नंबर जो सही होगा वो क्रिया विशेषण सही हो जाएगा, क्योंकि अचानक शब्द, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, अर्थात क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमने आप लोगों ने देखा कि 20 विकल्पी मैंने कराए हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया आपको। ठीक है, और इन 20 विकल्पियों से उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यूपी बोर्ड में कुछ ना कुछ 1 2 4 विकल्पी अवश्य मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख सकते हैं आगे। ठीक है, आपका बा खंड शुरू होने वाला है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बा खंड है, खंड बा लिखा भी है। वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि वर्णन करना है, इनको लिखना है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है, ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित, यही मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ना है मुझको यूपी बोर्ड में। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हो बच्चों, जैसे बहुत बच्चे होते हैं तो वो एक टारगेट बना के चलते हैं कि मुझको संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, व्याख्या लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे लिखा है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, तो प्रश्न जो दिए हैं उनको पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोगों के पास ऐसे ही एक गद्य खंड दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे दिया है बच्चों, लिखा है कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्वृत्त का ही नाश नहीं करता। सत्वृत्त माने अच्छे विचार, सत माने अच्छे और वृत्त माने विचार। अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय अर्थात नष्ट करता है, बुद्धि को भी नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसे उसके पैरों में बंधी चक्की के क्या होगी, समान होगी, जो उसे दिन, ठीक है, दिन दिन माने होता है दिन प्रतिदिन अर्थात लगातार, अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, अर्थात कोई उन्नत नहीं कर पाएगा और अपना विनाश ही करता रहेगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु, बाहु माने क्या होता है बच्चों, भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी, अर्थात आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश दिया था। इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है बच्चों, तो उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ। तो ये गद्यांश क्या है, कहाँ से आया, तो ये एक पाठ है बच्चों, मित्रता। ठीक है, और मित्रता को लिखा किसने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इसके लेखक हैं। तो अब जब हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न होगा, 2 नंबर का विकल्प, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप हेडिंग डालोगे, दूसरा पॉइंट डालोगे कॉपी पे, फिर नीचे हेडिंग डालोगे मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या, यही इतनी हेडिंग डालोगे, इतनी रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करो। व्याख्या माने बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे कहीं पे कोई जाता है, कोई चीज़, कोई घटना देख कर आता है, उसको अवगत हो या घटना के बारे में अवगत होता है, और जब किसी दूसरे से कहता है तो उसमें कुछ ना कुछ शब्द अपनी तरफ से मिला देता है, वैसे मुझको यहाँ पे करना होता है। ठीक बच्चों, तो लिखा है कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लेखक कहता है कि गलत, को माने होता है खराब, खराब संगत का जो ज्वर अर्थात जो गुण होते हैं, खराब संगत के गुण, ज्वर माने होता है खराब संगत के, ज्वर माने गुण। ठीक है, सबसे भयानक अर्थात खतरनाक होते हैं। ठीक है, खराब संगत के गुण जो हैं सबसे खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये केवल हमारी नीति अर्थात नैतिकता, ठीक है, और सत्वृत्त अर्थात अच्छे विचारों को ही नाश नहीं करते, बल्कि हमारी बुद्धि को भी कुंठित कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। बस यही हो गया इसका व्याख्यान। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, ठीक है, कुसंग की तुलना ज्वर से की गई है। किससे की गई है, ज्वर से। ठीक है, ज्वर माने बुखार होता है। ठीक है, तो ज्वर से की गई है, तो कह रहा है कुसंग की तुलना किससे गई है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग की तुलना ज्वर से की गई है। बस हो गया बच्चों आपका। तो 2 ये 2 ये और 2 ये, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर इसमें देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा। ठीक है, तो अथवा का मतलब है इसके ऊपर मैंने जो ये वाला गद्यांश मैंने हल किया है, अगर मैंने ये वाला पेपर में हल कर दिया है ये वाला, तो हमको जो इसके नीचे वाला ये दिया है इसको करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर जो जिन बच्चों ने जैसे सपोज दैट किसी बच्चे ने इसको नहीं हल किया है, इस वाले गद्यांश को नहीं किया है, तो वह इस वाले गद्यांश को कर सकता। अन्यथा अगर जो ऊपर वाला कर चुका है तो इसको ये जो दिया हुआ गद्यांश दूसरा अथवा में दिया है, इसको नहीं करना होता। अथवा का मतलब यही होता है कि दो गद्यांशों में से एक आप करिए। ठीक है बच्चों, कहीं भी अथवा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं बच्चों, लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यानी कि ईर्ष्या जो है उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा माने बुराई करना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु माने ठीक है घृणा करने वाला, ठीक है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का क्या होता है? निंदक, यानी बुराई करने वाला होता है। दूसरे शब्दों में दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे, तब जो स्थान रिक्त होगा उसे पर वह अनानास ही बैठ जाएगा। इस तरीके से गद्यांश दिया है, इसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। फिर लिखा है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था उपरोक्त, वैसे ही करना होता है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वहीं से लिया गया है गद्य। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो बस ये हो गया हमारा। इसके बाद कहता है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो जैसे मैंने बताया हेडिंग डालोगे, दूसरा प्रश्न ठीक रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालोगे, फिर उसमें लिखोगे। ठीक है, लेखक कहता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, अर्थात जो ठीक है ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है, अर्थात कहने का मतलब है ईर्ष्या का सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है बच्चों? निंदा है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे हम, अब हम ये लिखेंगे, इसका आंसर जो है लिखेंगे कि ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। अर्थात ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? निंदा है। ठीक है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, अर्थात ठीक है ईर्ष्या करने वाला होता है, वह बुरे किस्म का क्या होता है? निंदक होता है, अर्थात बुराई करने वाला होता है। बस हो गया बच्चों। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है? तो यहाँ पे देखो लिखा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा वह इसीलिए करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है क्योंकि इस प्रकार दूसरे लोग जनता व मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे, तब जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर वह अनानास ही बैठ जाएगा। इसीलिए वो दूसरों को क्या है? बुराई करता रहता है। तो ये हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जो बहुत ही सुंदर बच्चों है और ये काव्य से होता है। ठीक है बच्चों, एक गद्य से होगा क्वेश्चन और काव्य से होगा। तो एक काव्य से लिया गया, तो लिखा निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक ठीक है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, जैसे बहुत बच्चे होते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं, तो ये कुछ नहीं करना है, प्रश्नों के उत्तर देना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपका पद नामक पाठ से लिया गया पद। ठीक है बच्चों, पद नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास, ठीक है, सूरदास जी इसके लेखक हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं समझे? कहते हैं, इसको हम बहुत सावधानी पूर्वक पहले पढ़ेंगे। तो खंड लिखा, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, यानी कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हम नहीं पठाए, तुम हो बीच भुलाने। ब्रिज नारिन संग सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े भाग न विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने, हमसो कहिले हम सही के जिए, गुण ले हो सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। इस तरीके से ये आपको दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ना है, हम लोग पढ़ें। अब इसको पढ़ते हैं। तो उद्धव यानी कि यहाँ पे जो उद्धव जी आए हैं और गोपिकाओं से कहते हैं कि तुम निरंकार ब्रह्म की उपासना करो, ठीक है, और श्री कृष्ण जी को भूल जाओ, इस बात को वो कह रहे हैं। तो वही मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से गोपिकाएं कह रहे हैं, क्या कहते हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने की, है उद्धव जी यहाँ से चले जाइए, हम आपको समझ चुके हैं। श्याम तुम्हें हम नहीं पठाए, हम माने हैं, नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, यानी कि तुमको भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा है, तुम ठीक है बीच से ही भूल कर चले आए हो। ब्रिज नारिन सब जोग कहा, तो यानी कि ब्रिज नारियों को ठीक है जोग अर्थात ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ब्रिज नारियों को निरंकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए बता रहे हो। बात कहना न जाने, ऐसी बात कहती है, तुमको शर्म नहीं आई। ठीक है,
बड़े लोक न विवेक तुम्हारे, यानी ना तो तुम्हारे लोक बड़े हैं ना तो तुम्हारे विवेक ही बड़े हैं, ऐसे भयान इस प्रकार से तुम चतुर हो गए। हमसो कह लई हम सही के, जिय गुण ले हो सयाने, यानी कि चतुरता पूर्वक जो तुमने अपने इन गुणों का व्याख्यान हमसे किया है उनको हमने सहन कर लिया है। ठीक है, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, यानी कि कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ दशा दिगंबर, अर्थात जिनकी दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, ऐसे निरंकार ईश्वर के बीच संयोग हो सकता है। सांच कहो तुमको अपनी सबूझत बात निदाने, सत्य बताओ तुमको तुम्हारी कसम है, ऐसी बात कहते हुए तुमको, ठीक है, अपने आप पे थोड़ा भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार के प्रति लज्जा नहीं आई। ये है इसका बच्चों अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें कहता है, ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के, ठीक है, पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके जो रचयिता हैं, इसमें लेखक नहीं लिखा जाता बच्चों, रचयिता लिखा जाता है। ठीक है, रचयिता। तो इसके जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है बच्चों, रचयिता इसके सूरदास जी हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो गया। आगे बच्चों है, कहता है पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देख सकते हैं आप, ये है लिखा, हमसो कह लई हम सही के, यानी हमसे आपने कहा है तो हमने इसको सहन कर लिया है। जे गुण ले उसे, यानी कि जब गोपिकाओं से उद्धव जी निरंकार, यानी कि हम लोग व्याख्या करेंगे कि उद्धव जी आए हैं गोपिकाओं से निरंकार ब्रह्म की उपासना करने की बात करती हैं, तो गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं हमसो कह लई हम सही के, जे गुण ले सयाने, यानी कि अपने, ठीक है, आपने चतुराई पूर्वक, ठीक है, आपने जो हमसे उन निरंकार ब्रह्म की उपासना की बात कही है उसको मैंने सहन कर लिया, अब दोबारा मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, यानी कि कहाँ हम अबला नारी और कहाँ जिनके दिशाएं ही वस्त्र हैं, ऐसा, ठीक है, निरंकार ब्रह्म, ठीक है, वो हमारे उसके बीच संयोग नहीं हो सकता, अर्थात हम उसको उसकी उपासना नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका व्याख्या करनी थी। अगला प्रश्न कहता है ब्रज नारिन सग जो कहत हो बात कहत न लजाने, यानी कि ब्रज नारियों को निरंकार ब्रह्म के, तो लिखा है स्पष्ट कीजिए इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य मतलब अर्थ यह है बच्चों कि ब्रज नारियों से जब उद्धव जी कहते हैं कि आप निरंकार ब्रह्म की उपासना करो, तो वही ब्रज नारी कहते हैं कि ब्रज नारिन सग जो कहत हो बात कहत न लजाने, ब्रज नारियों से निरंकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हो, ऐसी बात कहते हो, तुमको शर्म नहीं आई। बस ये इसका अर्थ है बच्चों। ठीक है, अथवा लिखा है बच्चों, यहाँ पे अथवा लिखा, अथवा का मतलब होता है जो अभी ऊपर जो पद्यांश दिखाया गया जिसका अर्थ मैंने बताया उसको करिए आप, या कहता है इसको करिए जो नीचे दिया गया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, ये वाला लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है इसको करिए, या तो आप अगर जो बच्चे पहला वाला नहीं किए हैं वो अथवा वाला कर लें, जैसा कि मैंने अभी गद्य में भी बताया था। ठीक है, तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ बच्चों, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है, तो ये हमारा पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा पाठ का नाम है, उससे लिया गया है। तो इसको मैंने पढ़ा, अब इसके अर्थों को लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखे। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ये रचित है। ठीक है, हो गया। फिर लिखा है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर इसके व्याख्या करोगे। तो लिखेंगे कवि कहता है कि, क्या कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि कहता है कि एक पुष्प कहता है, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुर माने होता है देवताओं की, बाला माने कन्या, यानी कि मेरी ये इच्छा नहीं कि मैं देवताओं की कन्याओं के बालों में, अर्थात, ठीक है, कन्याओं के बालों में या सुंदरियों के बालों में गूथा जाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी मालों को विधि प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के गले में पड़ूं और किसी प्रेमिका के गले में पड़ूं और प्रेमी को ललचाऊं, अर्थात प्रेमी को लालच दूं। ठीक है, ये पुष्प कहता है मेरी ये इच्छा नहीं है। ठीक है, ये इसका व्याख्यान हो गया। आगे है बच्चों तीसरा प्रश्न कहता है पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा
यानी चाह को प्रकट करता है। तो पुष्प जो है वनमाली से कहता है, देखो बच्चों यहाँ लिखा है, ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊँ। यहाँ पे ये देखो बच्चों लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली। अब यहाँ पे पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ठीक है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, जिस पथ पे, ठीक है, अनेकों अनेक वीर, ठीक है, शीश चढ़ाने जाएं, उस पथ पर मुझको तोड़कर फेंक देना। ठीक है बच्चों, ये वाला इसका अर्थ हो गया, मतलब इसका, ठीक है, इस वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखा है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है और क्या करना है बच्चों, अनुवाद। बहुत बच्चे क्या करते हैं, संदर्भ लिख देते हैं और व्याख्या हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग व्याख्या नहीं डालनी है। ठीक बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका संदर्भ लिखेंगे तो पाठ का नाम यहीं पे छिपा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस, इसके लेखक रचयिता कुछ होते ही नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब इसका बच्चों क्या कहता है, अनुवाद करो। तो इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद कैसे करेंगे बच्चों, कहता है, ठीक है, अनुवाद हेडिंग डालेंगे अनुवाद और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेह गे विद्या देव्य ज्योति दुदते। यानी कि वाराणसी प्राचीन काल देव माने होता है प्राचीन काल से ही, गेह गे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या की दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश को, दुदते माने प्रकाशित किया है। ठीक है, वाराणसी ने प्राचीन काल से ही विद्या की अलौकिक ज्योति को घर घर में प्रकाशित किया। अधुना माने आज भी, अत्र माने यह, संस्कृत वांग धारा माने होता संस्कृत की यानी देववाणी अर्थात संस्कृत की धारा, सतता माने निरंतर, प्रवाहित माने प्रवाहित हो रही, आज भी यहाँ, ठीक है, देववाणी संस्कृत की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाम माने होता है लोग, ज्ञानांच माने होता है ज्ञान, चा माने और, वर्धयत माने बढ़ाती है और लोगों के ज्ञानों को बढ़ाती है। अत्र माने यह, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वांग्मय से माने होता है वैदिक वाणी का, अध्ययन माने अध्ययन, अध्यापने माने अध्यापन, ठीक है, अध्यापन, चा माने और, इदान माने यहाँ, नेता माने निरंतर करते हैं। आज भी यहाँ अनेक आचार्य मुनि मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाणी का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवाण्यज्ञ अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कः च विद्यायां गृह्णन्ति। यानी कि न केवलम भारतीय, यानी कि केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका माने विदेशी भी, गिरिवाण्य माने होता है देववाणी का, अध्ययनाय माने अध्ययन, अत्र माने यहाँ, आगच्छन माने आकर, निःशुल्का माने बिना किसी शुल्क के, चा माने और, विद्या माने विद्या को, ग्रहणांति माने ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी भी यहाँ आकर देववाणी, ठीक है, अर्थात संस्कृत का अध्ययन निःशुल्क, विद्या संस्कृत और विद्या का अध्ययन निःशुल्क करते हैं। ये इसका अनुवाद हुआ। आगे बच्चों देखो, फिर इसमें भी अथवा शब्द आ गया है। अब आप इसको करिए, यानी ऊपर वाला जो भी पढ़ाए हैं, या तो अथवा इसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ ऐसे, तो ये भी, इसमें भी वही करना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस हो गया। अब इसका अनुवाद लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे अनुवाद, लिखा, एकदा बहवा जनाः धूमयानं रेल आरोहण नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानं माने होता है रेल में, आरोह माने बैठ कर, नगरम माने नगर, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, स्म माने थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेस माने उनमें, केचिद माने कोई, ग्रामीण माने ग्रामीण, केचिंच माने चा माने और, केचिच माने कोई, नागरिका माने नागरिक, आसन माने था, उनमें कोई ग्रामीण और कोई नागरिक था। आगे, मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। ठीक है, मौन स्थितेषु माने होता है मौन स्थित में, तेषु माने उनमें, मौन स्थित में बैठे उनमें एक माने एक, नागरिक माने नागरिक, ग्रामीणान माने होता है ग्रामीण का, उपहासन माने उपहास करते हुए,
अकथयत माने कहा। मौन स्थिति में बैठे उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण का ठीक है उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अद्यपि माने आज भी, अपि माने भी होता है, पूर्वत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञास माने अज्ञानी, चा माने और संति माने हैं। कि क्या कहा बच्चों? कहा कि ग्रामीण जो हैं वो आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेसाम विकासा, ना माने नहीं, तेसाम माने उनमें, विकासा माने विकास, अभवत माने हुआ है, ना माने नहीं, चा माने और, भवंत माने हो, सकनोति माने सकता है। ना तो उनमें विकास हुआ है और ना तो हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत। तस्य माने उसके, तादृशम माने इस प्रकार के, जल्पनम माने होता है घड़ा भरे वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, कोपि माने कोई, अपि माने भी, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। ठीक है, उसके इस प्रकार के ठीक है घड़ा भरे विचार, घड़ा भरी बातों को सुनकर ठीक है कोई चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला? भद्र नागरिका, भद्र माने भाई, नागरिका माने नागरिक, और इस चिन्ह का अर्थ होता है बच्चों हे। ठीक है, तो हे भाई नागरिक, क्या बोला बच्चों? हे भाई नागरिक। भावान माने आप, एवं माने ही, किंचित माने क्यों, ब्रवीत माने कहते हैं, यतो माने कि, ही माने ही, भावान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित, बहुज्ञा माने बहुत ज्ञानी, चा माने और, अस्ति माने हैं। ठीक है, क्या बोला कि हे भाई आप ही क्यों कहते हैं कि आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम माने ऐसा, अकड़े माने जानकर, सा माने वह, नागरिका माने नागरिक, सा दरबाह माने स्वयं की गर्दन, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमय माने उठाकर, अकथयत माने कहा। ठीक है, इदम आकड़े सा, इतना सुनकर ठीक है वह नागरिक अपनी गर्दन उठाकर बोला। क्या बोला? कथिष्यामि कहूँगा, परम माने पहले, पूर्वम माने पूर्व, समय माने समय, विधतव्या माने शर्त रख ली जाए, कहूँगा। ठीक है, लेकिन हमारे और आपके बीच एक शर्त रख ली जाए। तो इसका बच्चों अनुवाद हुआ। आगे प्रश्न दिया है बच्चों। अब देखो, जैसे हिंदी में गद्य फिर काव्य है, वैसे संस्कृत में गद्य है फिर संस्कृत में काव्य है। फिर लिखा, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करिए बच्चों? अनुवाद करिए। तो ये आपका दिया है सार्था। ठीक है, प्रवस्तो किस्मिन मित्रम गृहेशतः, आतुरस्य चा किम मित्रम किस्मिन मित्रम मरीशतः। इस तरीके का संस्कृत में दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है? संदर्भ लिखना और अनुवाद करना है। ठीक बच्चों, ध्यान रखना है। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य, प्रस्तुत ठीक है पंखुड़ियाँ, या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ये श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन सूत्राण, हिंदी संस्कृत के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, बस यानी कि ये श्लोक है जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया। अब इसका अर्थ लिखना, अनुवाद लिखना है। ठीक बच्चों, अनुवाद हेडिंग डाले लिखेंगे। लिखा है सार्था। तो सार्था का दो शब्द हो जाए, सा प्लस अर्था। ठीक है, सा का अर्थ होता है बच्चों, सा का अर्थ होता है साथी, अर्था माने धन। ठीक है, तो सार्था का अर्थ हो जाएगा धन। प्रवस्तो माने साथी है, प्रवस्तो माने प्रदेश में रहने वाले का, मित्रम माने मित्र। ठीक है, प्रदेश में रहने वाले का मित्र क्या है? धन है। किस्विन माने कौन, मित्रम माने मित्र है, ग्रह माने घर में, सतह माने रहने वाले का, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? यानी कि प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा अलग हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ से होगा प्रवस्तो मित्र मित्रम किस्मिन, यानी प्रदेश में रहने वाले का मित्र कौन? मित्रम ग्रह सतह, घर में रहने वाले का मित्र कौन? आतुरस्य चा किम मित्रम, और आतुरस्य माने होता है रोगी का, चा माने और, ठीक है, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र है, रोगी का मित्र कौन है? ठीक है, और किस्विन मित्रम मरीसतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद होगा। क्या होगा बच्चों? यानी कि प्रदेश में रहने वाले का मित्र कौन, घर में रहने वाले का मित्र कौन, ठीक है, रोगी का मित्र कौन, और मरने वाले का मित्र कौन। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। इसी तरीके से अगर जो आप इसको करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो इसको मत करिए। अथवा लगा हुआ है नीचे दूसरा दिया हुआ, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों हैं, ये अब इसका भी संदर्भ ऐसे लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिखा है बंधनम मरणम वापि जयो वाप पराजया। बंधनम माने, अब इसका अनुवाद है बच्चों, बंधनम माने बंधन हो, मरणम माने मरण हो, वा माने चाहे, अपि माने भी, जय माने जय हो, वा माने चाहे, अपि माने भी, पराजय माने पराजय हो। यानी बंधन हो चाहे मरण हो, जय हो चाहे पराजय हो। ठीक है बच्चों, पहली लाइन का अर्थ होता है बंधन हो चाहे
मरण हो जय हो चाहे पराजय हो। उभयत्र माने दोनों में, समो माने समान रहते हैं, वीरोह माने वीर, वीरों माने वीर, भाव ही माने भाव ही माने ही, वीरता माने वीरता है। दोनों में समान रहते हैं, वीरों का यह भाव ही वीरता है। ये इसका अर्थ हुआ, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, बंधन हो चाहे मरण हो, जय हो चाहे पराजय हो, ठीक है, वीर पुरुष दोनों में समान रहते हैं, उनके इसी गुण को ही वीरता कहते हैं। बस हो गया इसका अर्थ। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, कहता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अब इसमें कौन सा बच्चों है जिसे आपका, इसमें जैसे सीतापुर वाले डिस्ट्रिक्ट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं बच्चे, ध्यान दे सकते हैं। सीतापुर वाले के लिए मेवाड़ मुकुट है, ठीक है, ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। इसमें लक्ष्मी सर्ग दिया हुआ है, द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का, या तो फिर नायक महाराणा प्रताप का चित्रण करना होता है। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें से किसी एक का करना है। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है प्रश्न आपका 5 नंबर में होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसी तरीके से काव्य हैं, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, काव्य में सूरदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना और उसकी कोई, ठीक है, एक प्रमुख रचना लिखनी है, उनकी एक रचना के लिखनी है बस। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, लिखा अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आए हैं, लेकिन आपको वो नहीं लिखने हैं। अगर जो आप लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस प्रश्न पत्र में जो आया उनको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ आपके द्वारा कंठस्थ अलग से कोई श्लोक यहाँ पे लिखना है, लेकिन होना चाहिए वो संस्कृत का ही, यानी इसी किताब का ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कहता है क्वेश्चन नंबर 28, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं के अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। अगर जो आप लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ एक और दिया अथवा में। अथवा का यही मतलब ही होता है बच्चों कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर है बच्चों, लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चंद्रशेखर आकाशी, चंद्रशेखर कौन था? वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कस्या माने कस्या की जगह गंगाया लिखो, तो बाकी सब वही। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम कुत्र की जगह सर्वत्र लिख दो, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। बस हो गया बच्चों। आगे है अगला प्रश्न है, लिखा है, ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे जल है तो कल पे लिखो, ठीक है, मेरे सपनों का भारत, इस पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्या है ये देखो बच्चों, ये दिया हुआ है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर, सांप्रदायिकता पर। यहाँ सांप्रदायिकता एक अभिशाप, ठीक है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, इस पे कहता है लिखो। नहीं लिखना है तो जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ये 4 आपको 5 दिए हैं, 5 में से कोई एक आपको करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये पेपर आज कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और ये भी कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से इस पेपर को पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले आप लोग कहाँ तक जुड़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।